नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम सभी लोग अपने आगे आने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। करीब हम सभी लोगों ने 110 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 120 प्रश्न हम लोगों ने करीब दोस्तों कर लिए थे। वहीं से आज हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न था, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? आपके ऑप्शन दिए थे ऑक्सिन, एथाइलिन, जीए और साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब क्या था? एथाइलिन। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथर का प्रयोग किया जाता है। इथर होता क्या है? इथर इथाइलिन का तरल रूप होता है दोस्तों। इसके बारे में सभी लोगों ने बात भी करी थी पूर्व के लेक्चर में। इथरल क्या होता है? इथाइलिन का तरल रूप। जिसका प्रयोग हम सभी लोग करते हैं। अब हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न 121 नंबर है दोस्तों। आइए बात करते हैं कि पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से, धनात्मक वाटर पोटेंशियल से। कह रहा है कि जो सूखा प्रतिरोध है इसका संबंध किससे है? ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से, धनात्मक वाटर पोटेंशियल से, पानी के आधिक्य से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम सूखा प्रतिरोध की बात की जाए दोस्तों, पौधों में जो सूखा प्रतिरोध होता है ऋणात्मक विभव अर्थात निगेटिव वाटर पोटेंशियल के माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? कौन सा जो एंजाइम है जो सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया? आपके ऑप्शन है लाइपेज, जाइमेज, यूरिएज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो कुहने महोदय के द्वारा वर्ष 1878 में किया गया। ठीक से। हैस बुकनर ने क्या किया? 1897 में सबसे पहले यीस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम को पृथक करा था। सुमनर ने क्या किया? सुमनर ने 1926 में लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के क्रिस्टल को प्राप्त करे थे। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सी जवाब सही हो जाएगा, यूरिएज। तो सुमनर महोदय ने वर्ष 1926 में लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के जो क्रिस्टल होते हैं उनको प्राप्त करा था। तो इसीलिए कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया? तो यूरिएज। कुछ अन्य बातों को हम सभी लोग नोट कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने करा? कुहने के द्वारा। 1878 में किया। ठीक है। अब अगला बिंदु हमारा क्या? हैस बुकनर ने हैस बुकनर 1897 में हैस बुकनर ने 1897 में सबसे पहले ईस्ट से ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम को पृथक किया। तो जब एंजाइम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया अगर पूछा जाए तो कुहने के द्वारा वर्ष 1878 में किया गया। हैस बुकनर ने क्या करा? 1897 में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम को पृथक किया। अब आते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न में क्या पूछा गया हमारे प्रश्न में? सुमनर ने क्या किया? 1926 में
लोबिया के बीजों से। लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के यूरिएज नामक एंजाइम के रवे क्रिस्टल प्राप्त किए। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया। आपका विकल्प कौन सा सही रहेगा? यूरिएज। वर्ष 1926 में सुगनर महोदय ने लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के क्रिस्टलों को प्राप्त करने का कार्य किया। वही एंजाइम शब्द का जो आपके बात किया जाए प्रश्न में आया हुआ भी है, तो एंजाइम शब्द का प्रयोग कोहने के द्वारा 1878 में किया गया, जबकि हैश बुकनर ने 1897 में सबसे पहले यीस्ट से जैमेज नामक एंजाइम को पृथक किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या फिर उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? मीजोबायोटिक, मैक्रोबायोटिक या फिर माइक्रोबायोटिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्रोबायोटिक। देखो, बीज जो होते हैं उनको हम सभी लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, माइक्रोबायोटिक्स, मीजोबायोटिक्स और मैक्रोबायोटिक्स। तो मीजोबायोटिक जो माइक्रोबायोटिक होते हैं उनके अंतर्गत अगर हम आयुवार विभाजन की बात करें तो करीब 3 वर्ष तक के होते हैं। वही जो मीजोबायोटिक होते हैं 3 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक हम सभी लोग उसके अंतर्गत विभाजन कर सकते हैं आयु वर्ष के आधार पर। वही जो मैक्रोबायोटिक्स हो जाएंगे 15 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक हो जाएंगे। तो इसको 3 भागों में हम सभी लोग विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया आपका माइक्रोबायोटिक्स, माइक्रोबायोटिक सीड्स। इधर हो गया आपका मीजोबायोटिक, सीड्स। और इधर हो गया आपका माइक्रोबायोटिक सीड्स। माइक्रोबायोटिक्स, मीजोबायोटिक्स और आपका होगा माइक्रोबायोटिक्स। अब इसके अंतर्गत समय काल के आधार पर अगर हम विभाजन की बात करें तो माइक्रोबायोटिक्स जो अल्प आयुजीवी होते हैं उन्हें हम सभी लोग 3 वर्ष तक इसके अंतर्गत रख सकते हैं, 3 वर्ष तक। मीजोबायोटिक्स में 3 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक। वहीं जो मैक्रोबायोटिक्स होता है 15 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक। तो एक बार फिर से नज़र डालते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। वह बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष होता है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मैक्रोबायोटिक्स। तो अगर इनके आयु आधार पर विभाजन किया जाए तो माइक्रोबायोटिक्स, मीजोबायोटिक्स और मैक्रोबायोटिक्स। माइक्रोबायोटिक्स के अंतर्गत ऐसे भी जिनकी आयु 3 वर्ष तक होती है उनको शामिल किया जाता है, जबकि जो मीजोबायोटिक्स होते हैं जिनकी आयु 3 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। वहीं मैक्रोबायोटिक्स जो 15 से लेकर के 100 वर्ष के आसपास होते हैं तो माइक्रोबायोटिक्स के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन की बात की जा रही है, विटामिन ए, विटामिन ई, डी या फिर सी। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो जल में बी व सी विटामिन घुलनशील होते हैं। तो इसके लिए अच्छा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आप एक ट्रिक याद रखिए, एडेक, ए डी ई के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील हो जाएंगी।
तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? जल में घुलनशील जो विटामिन हो जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे आपकी? बी व सी। और वसा में घुलनशील? जल में घुलनशील और फिर वसा में घुलनशील एडेक, ADEK। इसकी एक ट्रिक याद रखिए सभी लोग। एडेक ये किसकी? तो वसा की घुलनशील की ट्रिक। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी व सी। वसा में घुलनशील ADEK, एडेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? बात जब मुरझाने की हो रही होती है तो अवशोषण, श्वसन, वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो होते हैं पौधे मुरझाने लगते हैं। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन जो जीवित पौधे होते हैं उनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो वायवीय भाग होते हैं, उससे जल के जो जल जो होता है उसमें मौजूद होता है, वाष्प के रूप में जब वो निकलने लगता है बाहर की ओर तो उसे हम सभी लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया अधिक होती है तो पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसको नोट कर लेते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की अगर बात की जाए किसे कहा जाता है? तो जीवित पौधों के वायवीय भागों से, जीवित पौधों के जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में उड़ने वाले जो हानि होती है, कह सकते हैं कि जल के वाष्प रूप में होने वाली हानि क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आराम मक्खी, जो आपकी आराम मक्खी है, किस फसल का प्रमुख कीट है? ठीक है, मक्खी होगा दोस्तों ये। सरसों, मसूर, कपास या फिर धान। तो सरसों की दोस्तों यहाँ प्रमुख कीट है आरा मक्खी। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। माहू हो गया सरसों में लगने वाला कीट। आरा मक्खी बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो ये सभी इसमें लगते हैं। माहू भी सरसों के अंतर्गत आता है। और कपास होगी जो बॉलवर्म होते हैं, जैसे कॉटन लीफ रोलर और पिंक बॉलवर्म, रेड कॉटन बग, ये सभी कपास के प्रमुख कीटों के अंतर्गत शामिल है। कॉटन लीफ रोलर, स्पोल्टेड स्पोर्टलेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म जो अक्सर पूछा गया है। स्पोर्टलेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म और रेड कॉटन बग। ये सभी क्या हो गई? सरसों के कुछ प्रसिद्ध कीट हो गए, तो उसके कपास के दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा चना की जो चना की फसल होती है किस अवस्था में उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है? कह रहा है जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा है, यह जो चना की जो फसल होती है
उसमें किस अवस्था में यह नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह एक प्रकार की दोस्तों हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा है क्या? यह चने की दोस्त सुंडी है, चने की, यह चने की सुंडी है, ठीक है। तो अगर इसका वैज्ञानिक नाम ही हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा है। जो इसकी चुंडी अवस्था होती है, क्या करती है, चने की फली के समय उसमें छेद करके घुस जाती है। जब चने में फली बनने लगती है तो उसमें छेद करके उसके अंदर घुस जाती है और दानों को खाने लगती है। तो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? तो फली बनने की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब फली बनने लगती है चने में तो उसके अंतर्गत यह घुस जाता है और जो उसके दाने होते हैं खा लेता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प भी, फली बनने की अवस्था को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होते हैं? जो गुच्छानुमा शीर्ष आकार के कीट के आक्रमण से विकसित होते हैं? आपके विकल्प कौन कौन से हैं? गन्ने का तना बेधक, गन्ने का मूल जड़ बेधक, गन्ने का शीर्ष बोधक या फिर वूली एफिड। तो जो गन्ने का टॉप बोरर होता है, शीर्ष बेधक, इसको हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है स्क्रिप्टोफागा निवेला है दोस्तों, ठीक है। और इसकी कौन सी अवस्था हानिकारक होती है? सोडी अवस्था इसकी हानिकारक होती है। सोडी करने का कार्य क्या करती है? जाइलम तथा फ्लोएम जो ऊतक होते हैं उनकी जो नलिकाएं होती हैं उनको काट डालती है, जिससे कह सकते हैं कि भोजन या जल का प्रवाह बाधित होने लगता है। मध्य कलिकाएं सूख जाएंगी और डेड हार्ट, जिसको हम सभी लोग डेड हार्ट कहेंगे, ठीक है। तो और अन्य अगर कारणों की बात करें तो ऊपरी बढ़वार रुक जाएगी, बगल से जो पत्तियां निकलती हैं, जिससे कि जो सिरे होते हैं गुच्छेदार हो जाएंगे, ठीक, या फिर शाखा में हो जाएंगे, जिसे हम सभी लोग बंची टॉप के नाम से भी जानते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका गन्ने का शीर्ष बेधक, यह सही जवाब हो जाएगा इसका। तो गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के कारण होते हैं? टॉप बोरर के कारण होते हैं। इसका अगर साइंटिफिक नेम क्या है? टॉप बोरर। स्क्रिप्टोफागा निवेला, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और सूड़ी इसकी हानिकारक अवस्था होती है। जो सुंडी होती है या इसकी हानिकारक अवस्था होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था? तो इसकी यह हानिकारक अवस्था होती है, सुंडी इसकी हानिकारक अवस्था होती है। और करती क्या है यह? तो जाइलम तथा फ्लोएम से संबंधित जो भी ऊतक उनसे नलिकाएं होती हैं उनको काट देता है, जिससे मध्य कलिकाएं क्या होती हैं? सूख जाती हैं, जिसे हम सभी लोग डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। जिस पौधों की ऊपरी बढ़वार जो होती है प्रभावित होती है, बगल से जो पत्तियां निकलती हैं, जिससे जो सिरे होते हैं गुच्छेदार अथवा शाखा में हो जाते हैं, जिसे हम सभी लोग बंची टॉप के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आम का कौन सा कीट क्वारंटाइन महत्व का? मिलीबग, पत्थर घुन, आम का फुदका या आम की फल मक्खी। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है यह दोस्तों क्वारंटाइन प्रकृति की होती है, कीट संग्रोध महत्व की होती है। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए, क्या है इसका? बैक्टेरोसेरा डोर्सैलिस, बैक्टेरोसेरा डोर्सैलिस, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। यह आम के फसलों को, जो आम के फल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, फलों में यह वास करता है। यह फलों में वास करने के कारण हम सभी लोग इसको संगरोध अर्थात क्वारंटाइन प्रगत का कहते हैं।
तो आम के कौन से कीट संगरोध क्वारंटाइन महत्व का होता है? जो आम की फल मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, वह संगरोध प्रकृति की होती है, क्योंकि वह फलों के अंदर ही निवास करती है। ठीक है, अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए, साइंटिफिक नेम अगर इसका पूछा जाता है तो बैक्ट्रोसेरा डोर्सालिस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है आपका प्रश्न क्या है कि नोजल किसका हिस्सा है? हेड कंप्रेशन स्प्रेयर, साइनो गैस पंप का, रोटरी डस्टर का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नोजल होता है दोस्तों, हेड कंप्रेशन स्प्रेयर का एक हिस्सा होता है। आपका विकल्प सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब यह हेड कंप्रेशन स्प्रेयर का भाग होता है। अच्छा, नोजल होता करता क्या? नोजल क्या होता है? स्प्रे जो करने वाली मशीन होती है उसके मुख्य भागों में शामिल है। जब आप सभी लोग पानी देते हैं तो अलग अलग फुहारे के रूप में उसको विभाजन करने का कार्य यह करता है। और नोजल के अंतर्गत जो बूंद के आकार होते हैं उनको सभी लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर कुछ अन्य स्प्रेयर की बात करी जाए तो आपका हेड कंप्रेशन स्प्रेयर हो गया, फुट स्प्रेयर, नैपसैक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, ये सभी स्प्रेयर के अन्य प्रकार हो गए। अगला हमारा प्रश्न है कि कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं। कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास कौन कौन से? जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, या फिर आईपीएम। आईपीएम को हम सभी लोग एकीकृत पीड़क प्रबंधन भी कहते हैं, या फिर यांत्रिक नियंत्रण। तो कीट के आधुनिक जो नियंत्रण प्रयास है उसके अंतर्गत आईपीएम एकीकृत पीड़क प्रबंधन शामिल है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सी सही हो जाएगा, आईपीएम एकीकृत पीड़क प्रबंधन। यह आधुनिक जो कीट नियंत्रण है उनके प्रयासों में शामिल है। इसमें भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक विधियाँ, जैविक विधियाँ, इन सभी को आपस में शामिल किया गया। कौन कौन सी इसके अंतर्गत विधियाँ शामिल हैं? भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक, भौतिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, रासायनिक विधियाँ, जैविक विधियाँ, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? जो पैडल पंप स्प्रेयर है कितनी ऊंचाई तक कह रहा है कि छिड़काव कर सकता है? 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, या फिर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पैडल पंप स्प्रेयर होते हैं इसके अंतर्गत इसमें एक पैडल लगा होता है जिसे हम सभी लोग पैरों से चलाते हैं। ठीक है, तो पैडल पंप स्प्रेयर में एक पैडल लगा होता है जिसे पैर से चलाया जाता है। तो करीब 20 फीट ऊंचाई तक यह छिड़काव कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 फीट। तो पैडल पंप स्प्रेयर में 20 फीट ऊंचाई तक हम सभी लोग छिड़काव कर सकते हैं। इसका प्रयोग फलों के जो बाग होते हैं उसमें छिड़काव के लिए किया जाता है। फलों के बागों में इसका प्रयोग किया जाता है। फलों के बागों में इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, या फिर मृदा जनित रोगों के लिए। तो जो फसल चक्र की सलाह दी जाती है दोस्तों मृदा जनित रोगों के लिए, सॉयल बॉर्न डिसीज के लिए दी जाती है। तो आपका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब मृदा जनित रोग हैं क्या, इन पर बात की जाए। ये रोग जो होते हैं मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव के माध्यम से फैलते हैं। जो मृदा जनित रोग होते हैं जो मृदा में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये फैलते हैं और ये मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इनसे बचने के उपायों की अगर हम बात की जाए तो फसल चक्र इसका एक उचित माध्यम हो सकता है। ठीक है, जिसमें रोग कारक जो होस्ट होता है उसकी अनुपस्थिति से ये सभी नष्ट हो जाएंगे।
तो फसल चक्र की सलाह मृदा जनित रोगों के लिए दी जाती है। मृदा जनित रोग होते क्या है? तो सूक्ष्म जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं के माध्यम से फैलते हैं और ये मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस अंतःप्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? कह रहा है कि सर्वप्रथम किस अंतःप्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया? बीटावैक्स, डाइएथेनियम, डाइएथेन Z78 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा सही, बीटावैक्स। सबसे पहले जो अंतःप्रभावी बीटावैक्स का प्रयोग किया गया था। तो कार्बोक्सिल इसका एक ट्रेड नाम, व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? बीटावैक्स हो जाएगा। ठीक है, यह पहला सिस्टमेटिक फंगिसाइड वोन स्मेलिंग एंड कोलका ने वर्ष 1966 में इसको विकसित किया था, जो रक्त तथा स्मट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन इसका ट्रेड नाम क्या हो जाएगा? बीटावैक्स। यह पहला सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। पहला सिस्टमेटिक फंगिसाइड। तो यह पहला सिस्टमेटिक फंगिसाइड। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? वोन वोन स्मेलिंग एंड कोलका। कब विकसित किया गया? तो 1966 में इसका विकास किया गया। ठीक है, यह रस्ट और स्मट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग रस्ट और स्मट के लिए। तो एक बार फिर से समझते हैं। सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया? तो बीटावैक्स का प्रयोग किया गया, जो कि इसका एक ट्रेड नाम है, क्योंकि इसको कार्बोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। ठीक है, अगर इसके विकसित करने की बात की जाए तो वोन स्मेलिंग एंड कुल्का के द्वारा वर्ष 1996 में इसका विकास वर्ष 1966 में इसका विकास किया गया। इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर रस्ट और स्मट के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? जो करनाल बंट है किस फसल का बीज जनित रोग है? आपके कौन कौन से ऑप्शन दिए गए? धान से संबंधित करनाल बंट है, या फिर दलहन से संबंधित है, या फिर गेहूं से, या सरसों से संबंधित है। तो करनाल बंट का संबंध किस फसल से है दोस्तों? आप सभी लोग उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब जानते भी होंगे। तो करनाल बंट का ये एक गेहूं का प्रमुख रोग। आपका विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो करनाल बंट किसका प्रसिद्ध रोग है? बीज जनित रोग है, गेहूं का प्रसिद्ध रोग है। ठीक है, और किसके द्वारा फैलता है ये? तो नेबोसिसा इंडिका के जो नमक जो फफूंद होती है उसके द्वारा फैलता है। नेबो नेवोसिया नेवोसिया इंडिका नेवोसिया इंडिका इसके माध्यम से फैलता है, फफूंद के माध्यम से। तो करनाल बंट
गेहूं का एक बीजजनित रोग है जो कि नेवोसिया इंडिका नामक फफूंद के माध्यम से फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है। इस रोग में होता क्या, बाली के जो कुछ दाने होते हैं काले पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। बाली के दाने होते हैं काले पाउडर में बदल जाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले दिन। कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके अंतर्गत, उन सभी को हम कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।